नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ, नई घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। घटना बहुत छोटी है लेकिन बड़े बिंदुओं पर विचार करने योग्य है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है भोपाल। तारीख थी 2 मार्च 2025। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में शक्ति नगर मोहल्ले में ये सूचना मिली पुलिस को कि वहाँ पर पिता और उसकी बेटी की लाश घर में पड़ी हुई है। पिता, उनकी लाश पंखे पर लटकी हुई है और बेटी की लाश उसके कमरे में उसके बिस्तर पर है। पुलिस पहुंची, नोन थे वहाँ आसपास के मोहल्ले में, बड़ा सम्मान था उनका। उनका नाम था हरि किशन शर्मा। उम्र थी उनकी 82 साल। वो पहले भेल में कर्मचारी थे और उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो अपना एक दवा खाना चलाते थे होम्योपैथिक का, क्योंकि उनकी बेटी चित्रा शर्मा वो होम्योपैथिक की डॉक्टर थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये देखा कि बेटी चित्रा के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। मतलब न तो उसने सुसाइड किया फंदे में अपने आप को लटकाकर, न ही स्ट्रेंगुलेट हुई, न कहीं कोई एंटीमॉर्टम इंजरी थी। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने जहर खाया या उसे जहर दिया गया और उसके मरने के बाद फिर डॉक्टर हरिकिशन शर्मा ने अपने आप को एक पंखे में लटकाकर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरह की बात आई। जो मौत के, दोनों की मौत का डिफरेंस है, उसे ये लगता है कि पहले लड़की की मौत हुई, उसके बाद फिर डॉक्टर हरिविलास शर्मा ने अपने आप को मौत के हवाले किया। एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी डॉक्टर शर्मा वहाँ पर छोड़ गए। अपना मोबाइल भी चालू हालत में छोड़ गए, जिसमें कई मिस्ड कॉल भी थी। यानी जब उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया या आत्महत्या किया, उसके बाद थोड़ा समय लगा। जब उनके घर में किसी विजिटर ने नॉक किया, भीतर से दरवाज़ा बंद नहीं था और फिर भीतर जाकर आवाज़ देने पर कोई हरकत नहीं हुई, तो फिर उन्होंने देखा कि डॉक्टर शर्मा अपने कमरे में पंखे से लटके हुए हैं। पुलिस ने ये कयास लगाया कि पहले ये इसकी मृत्यु हुई और उसके बाद फिर हरविलास शर्मा की मृत्यु हुई। लेकिन उसके जो सुसाइड नोट था डॉक्टर साहब का, उससे ये स्पष्ट हुआ कि शायद उन्होंने ही अपनी बेटी चित्रा को कोई जहरीला पदार्थ देकर मौत के गोद में उसे सुला दिया और फिर खुद पंखे पर लटक गए। क्योंकि बड़ा उनका सुसाइड नोट था, बड़ी सेंटिमेंटल बातें उसमें लिखी थी। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मैं जिंदा दिल व्यक्ति हूँ, किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। ध्यान रखिएगा, उम्र थी 82 साल। आगे लिखते हैं कि उम्र अधिक हो चुकी है, यह भी नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद बेटी किसी पर बोझ रहे। यानी उन्हें अपनी बेटी की मौत का पता था उस समय जब उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा, या फिर वो तब तक उन्होंने इंतज़ार किया जब तक उसके ऊपर जहर का असर न हो गया हो। तभी वो ये लिखते हैं कि मेरी मौत के बाद बेटी किसी पर बोझ रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता, लिहाजा जान देना ही आखिरी विकल्प बचा है। आगे लिखते हैं कि एम्स में देहदान के लिए प्रक्रिया पूरी कर चुका हूँ। मौत के बाद मेरा शव, मेरी बॉडी एम्स को सुपुर्द कर दिया जाए, एम्स भोपाल के लिए लिखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी के डॉक्टर मेरे शरीर से कुछ सीख सकें, मानव अंगों के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकें। ये ठीक है कि वो पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, बहुत लंबी सर्विस के बाद रिटायर हुए थे। उनके मन में ये था कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर
किसी के काम आए, तो उसके लिए उन्होंने देहदान की सारी प्रक्रिया अपनी मृत्यु के पहले पूरी कर ली थी। तो ये उनकी सेंटिमेंटल अपील थी। आगे और भी चीज़ें लिखते हैं कि बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, मैं खुद कई बीमारियों का शिकार हूँ, मुझे भी सेवा की ज़रूरत है, लेकिन बेटी की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। अब यह सब सहा नहीं जाता, थक गया हूँ, इसी कारण मर्जी से जान दे रहा हूँ। बहुत बड़ा सुसाइड नोट था, जिसके कुछ अंश मैंने आपको पढ़ाए। खैर, पुलिस ने आगे पता करना शुरू किया तो पता लगा कि हरिकिशन की एक बेटी की शादी हो चुकी है। उनकी बेटी दामाद भोपाल में ही रहते हैं और यदाकदा या अक्सर ही उनकी देखभाल के लिए आते भी हैं। दामाद ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर साहब की पत्नी यानी वो दामाद जो था उसकी सास और उनका एक बेटा, इकलौता बेटा, इन दोनों की मौत हो चुकी है और इनकी मौत के बाद ही ससुर यानी डॉक्टर शर्मा, हरिकिशन शर्मा, ये भीतर से टूट चुके थे और माताजी यानी डॉक्टर हरिकिशन शर्मा की पत्नी के देहांत के ठीक बाद से ही चित्रा की भी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और बकौल डॉक्टर हरिकिशन शर्मा के उसे मेंटल डिसऑर्डर हो गया बिकॉज ऑफ शॉक जो उसकी माताजी के मरने से उसे लगा था। बहरहाल पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। सुसाइड नोट के बारे में एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजाल्दे ने ये भी बताया कि सुसाइड नोट में पिता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बेटी शादी नहीं कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार थी और पुलिस एडिशनल डीसीपी ने ये भी बताया कि पुलिस को मौके पर ठीक वैसी ही बातें या वैसी ही चीज़ें मिली या पता लगीं जैसा डॉक्टर साहब ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। लबो-लबाब ये कि अपनी पत्नी और बेटे की मौत के बाद डॉक्टर साहब का जीवन बिल्कुल शून्य सा उन्हें लगता था। अगर वो चाहते तो उनकी एक बेटी, दामाद, उसके बच्चे सब जीवित थे, उन्हें अपने साथ रखते, उनमें अपना मन लगाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो अपनी छोटी बेटी जो होम्योपैथिक डॉक्टर थी और लोगों का इलाज करती थी और उससे रिलेटेड डिस्पेंसरी डॉक्टर साहब चलाते थे, ठीक ठाक उनका काम चल रहा था, घर ही में ये सब काम करते थे, लेकिन फिर भी अंदर से टूटने की वजह से वो आगे की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, केवल कंसंट्रेट कर रहे थे कि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा। अभी तो मैं कर लेता हूँ, डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, दवा उसकी मंगा देता हूँ, दवा उसको दे देता हूँ, उसकी हालत कब ठीक हो रही है, कब ख़राब हो रही है, इसके बारे में कंसल्टेशन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद क्या होगा। वो इस परेशानी में या इस धुन में भीतर ही भीतर कमज़ोर हो गए और फिर एक दिन उन्होंने सुसाइड करने की ठान ली कि हम अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन बेटी को भी नहीं रहने देंगे। ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार ठीक है वो बाप हैं, बेटी की वेलबींग का ध्यान रखना था, रखना भी चाहिए, और ऐसा कैसे मान लिया कि मेरे मरने के बाद फिर उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी। बहरहाल अब न तो इसमें कोई मुकदमे की बात है या मुकदमे की ज़रूरत है, न ही इसमें आगे की किसी विवेचना की ज़रूरत है। अगर मान लिया डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी की हत्या भी की तो वो भी जान से चले गए, इसलिए कुछ बचा नहीं है इसमें पुलिस के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन तमाम सवाल हैं जो सामाजिक रूप से देने होंगे, समझने होंगे। आज की घटना देखिए, 82 साल के डॉक्टर साहब की परेशानी तो समझ में आती है, ठीक से समझ में आती है, सबकी समझ में आएगी कि पत्नी और बेटे, इकलौते बेटे की मौत के बाद और खुद का शरीर बीमारी का शिकार होता जा रहा था, उनको जितनी जिंदगी जीनी थी वो जी लिए,
पूरी नौकरी की, नौकरी के बाद रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद घर ही में अच्छी प्रैक्टिस उनकी बेटी करती थी। उसी होम्योपैथिक का एक दवाखाना खोल लिया कि जिस मरीज को जो दवा उनकी बेटी लिख रही है वो उनके ही मेडिकल स्टोर से खरीदी जाए। मतलब कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत कुछ वो देख चुके थे, बहुत कुछ वो कर चुके थे और अब जीवन में आगे कुछ देखना, बहुत कुछ देखना बाकी नहीं था। पर बिटिया चित्रा का जीवन समाप्त करने के अधिकार किसने दिए डॉक्टर शर्मा को? ये ठीक है कि बेटी की मानसिक दशा खराब हुई अपनी माँ की मृत्यु के बाद, पर उसे ठीक होने का मौका दिए बिना उसका जीवन समाप्त कर दिया डॉक्टर साहब ने। क्या हक था डॉक्टर साहब को उसकी जीवन लीला समाप्त करने का? सिर्फ इसलिए उन्होंने समाप्त कर दी कि वो उनकी बेटी है, सिर्फ इसलिए उन्होंने उसकी बेटी की जान ले ली कि मेरे बाद उसकी देखरेख कौन करेगा, सिर्फ इसलिए उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी कि मेरे बाद उसको कष्ट होगा। ये सब उनके दिमाग की उपज थे और इसलिए उन्होंने बेटी की हत्या कर दी, बेटी को मार डाला। हत्या शब्द तो कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी उन्होंने। इन सारे प्रिजम्पशंस पे कि मेरे बाद, यानी मैं अब 82 साल का हो गया हूँ, ये सफ़र बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, 2 साल 4 साल 6 साल इससे ज़्यादा मैं चल नहीं पाऊँगा, मेरे बाद बेटी का क्या होगा? और इसलिए उसने उस बच्ची को, 34-35 साल की उम्र थी, उस बच्ची को उसका जो जीने का अधिकार था वो डॉक्टर साहब ने समाप्त कर दिया। और ये बात कितनी तर्कसंगत है कि हमारे बाद चूंकि इसका कोई करने वाला देखने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसके जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। ये तर्कसंगत बात बिल्कुल नहीं लगती। बहुत ढेर सारे ऑप्शंस थे, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस थे जिससे वो अपनी बेटी के इलाज के लिए, उसके फर्दर भविष्य के लिए इन सब का इंतज़ाम कर लेते। उनका तो समझ में आता है कि वो सब कुछ कर चुके थे, 82 साल की उम्र हो गई थी, सारे बसंत, सारी मौसम वो देख चुके थे। उन्होंने अपनी यही लीला समाप्त कर ली, हो सकता है अपनी बीमारी से परेशान होकर, लेकिन वो उस बच्ची के जीवन को समाप्त करना, इसका कोई तर्कसंगत आधार लगता नहीं है। हालांकि उसके तमाम तर्क उन्होंने अपने सुसाइड नोट में दिए हैं। देखिए, उनको करना ये चाहिए था, एक ऑप्शन जो सबसे बढ़िया था, कि अपनी वसीयत कर देते, एक वकील को बुलाते और अपनी वसीयत कर देते कि साहब ये मेरा मकान है, मेरा निजी मकान है, ये मेरे जो मैंने अपने शरीर से कमाया है, ये मेरी पेंशन है, ये इसके पहले रिटायरमेंट के बाद जो धन मिला था वो है, ये मेरी छोटी बेटी ने जो अपनी प्रैक्टिस से, मेडिकल की प्रैक्टिस से जो कमाया है वो है। तो मकान को या तो बेचकर या मकान के आधे हिस्से को अपनी बड़ी बेटी को दे देते, उसका हक भी न मारा जाता, और बाकी दूसरे हिस्से को बेचने की बात करते या अपने डिपॉजिट्स की बात करते। कहते साहब इसमें ये मान लिया 25 लाख हैं या 30 लाख रुपए हैं, इसको फिक्स कर दें, और फिक्स करने के बाद इसका जो महीने का ब्याज आएगा, जो भी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, उसका एक निश्चित भाग डॉक्टर के अकाउंट में, जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा हो या जिन पर उनको भरोसा हो, या ये लिख सकते थे कि फला डॉक्टर के अकाउंट में डाले जाएं, और फिर उसके बाद अगर उससे फ़ायदा नहीं होता है तो जो भी डॉक्टर इसका इलाज करेगा उसके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए जाएं। और जब डॉक्टर को एक निश्चित धनराशि किसी की वसीयत से मिलेगी तो वो कोई कोर कसर, वैसे भी डॉक्टर कोर कसर नहीं छोड़ते कि किसी बीमार का इलाज हो जाए। वो अगर किसी कहीं उसके लिए रेफ़र करते कि इसको फलां जगह मेंटल हॉस्पिटल में ले जाइए, फलां बहुत अच्छा न्यूरो का डॉक्टर है उसको दिखा लीजिए, तो बाकी पैसा तुरंत जैसे ही उसका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते, और एक छोटा अमाउंट और उसकी देखभाल करने वाली किसी महिला कर्मचारी के नाम कर देना चाहिए था।
मान लिया कि 20,000 रुपये या 10,000 रुपये उस महिला देख रेख करने वाली को आप उसके खाते में पड़ रहे हैं, तो वो जी जान लगा के सेवा करती, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन ये महिला मर जाएगी, यानी चित्रा जिस दिन इसका देहांत हो जाएगा, ये जो निश्चित रकम हमको हर महीने मिल रही है ये बंद हो जाएगी। वो पूरी सेवा करती, उसकी ठीक करने का प्रयास करती, ताकि ये पैसा उसको, वो कभी ऐसा धोखा नहीं करती कि जानबूझ के उसे मार दे। उसे कुछ मिलना ही नहीं है, जो कुछ मिल रहा है वो भी बंद होना है। तो डॉक्टर साहब ने इस तरफ कोई विचार नहीं किया, और हो सकता है कि उनके इस वसीयत से, डॉक्टर को मिलने वाले पैसे से, देखभाल करने वाली महिला को मिलने वाले पैसे से कुछ दिन में चित्रा ठीक हो जाती। एक बात का जिक्र और किया है उन्होंने सुसाइड नोट में कि बहुत जिद्दी है, शादी नहीं कर रही है। अब बेटी अगर जिंदा होती तो वो बताती क्यों शादी नहीं कर रही है। अब वो है नहीं, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से ठीक हो जाती, अपना काम फिर से शुरू कर देती, जो होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में वो काम करती थी वो काम शुरू कर देती, और ठीक होने के बाद हो सकता है वो शादी भी कर लेती। डॉक्टर साहब ने ऐसा कैसे जान लिया कि शादी आगे नहीं करेगी, या कोई कैसे कह सकता है कि फलां लड़का या लड़की शादी करेगा या नहीं करेगा। अपनी औलाद के बारे में अंदाजा तो होता है आदमी को, लेकिन उसके आगे की भविष्य के बारे में कोई निश्चित रूप से बता दे, ऐसा संभव नहीं है। तो डॉक्टर साहब को ये सबसे आसान लगा कि इसकी हत्या कर दीजिए, इसको मार दीजिए, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, तो इसको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। लोग मुझे कुछ कहेंगे नहीं कि साहब देखिए वो चले गए और बच्ची को तकलीफ हो रही, उसका कोई इंतज़ाम करके नहीं गए। मेरे विचार से डॉक्टर साहब का ये जो कदम था ये न तो औचित्यपूर्ण था और न ही तर्कसंगत था। देखिए इसमें यह भी हो सकता है कि तमाम विचार के बाद कि वो लड़की की इस बीमारी से परेशान थे, बार बार उसके लिए दौड़ धूप से परेशान थे, बार बार डॉक्टर को दिखाने, ले आने और ले जाने से परेशान थे, मान लिया। और इस गुस्से में, इस परेशानी में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसकी यही लीला समाप्त करनी है, और उसे जहर दे दिया। वेट किया, डॉक्टर थे, अंदाज लग गया कि अब इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद, बिटिया की मृत्यु के बाद उन्हें घोर पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया, अपनी ही संतान को मार दिया। तब उन्होंने सोचा हो कि कल को लोग मुझे यही कहेंगे कि जानबूझ के मार दिया, ये साबित करना मुश्किल होगा कि इसने खुद जहर खाया कि मैंने इसको खिलाया। इसलिए बेहतर ये है कि एक लंबा सुसाइड नोट या सारी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए मैं खुद भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँ। इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि पहले उन्होंने परेशानी से आजिज होकर लड़की को मार दिया और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए खुद भी फंदे पर लटक गए और सारी परिस्थितियों का बयान कर गए लिखा पढ़ी में, ताकि कोई किसी को कुछ कहने की स्थिति में न रहे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।